हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका हेल्थ गार्डन में स्वागत है। ये फ्ले मेंबर का एपिसोड नंबर 462 और उसमें जंदुकी कॉर्डिनेट को अपग्रेड करने वाला है और शुरुआत होगी नए आर्क की। हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड के लास्ट में जब जियान को प्लेन कोर मिल गया था और वो इंतजार कर रहा होता है उसके पलटने का, तभी एंट्री होती है एक व्हाइट रोडमैन की। ये इमोर्टल रियम का मेंबर था। वो ओल्ड मैन कहता है घुसपैठिए, तेरी मेरी दुनिया के ट्रेजर्स के ऊपर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई। वो बेसिकली जान से प्लेन के कोर को हैंड ओवर करने के लिए बोलता है, विच वॉज इंटायरली नॉट पॉसिबल। और हम जानते हैं कि ऐसा है क्यों। चलो अब आगे की स्टोरी को यहाँ से शुरू करते हैं। जब जिया ने इन शब्दों को सुना होता है उसके माथे में कई काली काली लाइन्स आ जाती है। उसने जैसे तैसे करके उस इविल रेस के रेड किंग को खत्म किया था और प्लेन कोर को यहाँ की बची हुई पावर को ऑब्जॉर्व करने दे रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये बुड्ढा यहाँ पे अपीयर हो गया। उस ब्रूटल फाइट को खत्म करने के बाद जियान की और बैटल करने की इच्छा नहीं होती है। वैसे भी उसका शरीर काफी थक चुका था। ऐसे स्टेट में एक इर्शाद दोशान को संभालना ऑलरेडी काफी ट्रबलसम होगा, फिर एक रिनकार्नेशन लेवल के ओपोनेंट की तो बात ही छोड़ो। लेकिन तब भी जियान के पास बैक्शा की लोअर बॉडी एज अ शील्ड मौजूद थी, जैसे वो कुछ समय के लिए अपोजिट पार्टी के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। वैसे भी अगर जेन्युइन ट्रायर की बात करें तो वो कोर ही होगा। जैसे इसका ऑरा फैलता है, इससे अट्रैक्टिव कुछ रिनकार्नेशंस नहीं होंगे। तब जियान की मुसीबत बहुत बढ़ने वाली थी। प्लेन कोर दो तरीके के होते हैं, पहला जिन्हें कल्टिवेट किया जाता है और दूसरे होते हैं बिल्कुल नेचुरल। कल्टिवेटेड कोर्स की वैल्यू इमेंस थी। जैसे कोई ऐसा आइटम अपीयर होता है, ये पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में सेंसेशन बन जाता है। जहाँ तक बात रही नेचुरल बॉर्न कोर्स की, तो ये भी प्रीशियस होते हैं, बस इनका मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये नई कॉन्टिनेंट के ऊपर का कोर ये हमेशा एग्जिस्ट करता था, लेकिन बैक्शा की लोअर बॉडी और इविल काइंड की सीज की वजह से ये दसियों हजारों सालों से सप्रेस रहा था। इस वजह से इमोर्टल रियम की पावर्स भी इसे भूल गई होती हैं। ज्ञान फ्लैट टोन में बोलता है मुझे पहले मिला, इसलिए तुम्हें तो मैं से दूंगा नहीं। ये कोर मैच्योर होने वाला था। ज्ञान केयरफुली फ्रेश एनर्जी को इस कोर की तरफ गाइड कर रहा होता है जिससे ये नरिश हो जाए। वो पहले से ही जाने की तैयारी में था। ज्ञान ये भी सेंस कर लेता है कि उसके आसपास का जो सी डोमेन है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन ज्ञान के अभी की दो फॉर्मेशन कल्टिवेशन के हिसाब से वो लाखों फॉर्मेशन कोर्स को फैला सकता है। वहीं पे उसके चौथर जो जाल बना हुआ है इसमें कुछ दसियों हजार सील थी। वो व्हाइट रोड फिगर अपनी पैनी आवाज में कहता है, क्योंकि ट्रेजर हमारी इमोर्टल रियम की टेरिटरी में पैदा हुआ है तो ये हमें बिलोंग करता है, इसलिए हैंड ओवर कर दो। तुम्हारी आइडेंटिटी अननाउन है। मुझे लगता है तुम इविल रेस से कोल्यूड कर रहे हो। अब तो तुम्हें सवाल जवाब के लिए मैं इमोर्टल रियम में लेके जाऊंगा। वो अपनी रिनकार्नेशन एनर्जी को भेजता है अरे पावर के अंदर, इससे जियान की हर एक एस्केप रूट को रोका जा सके। जिस तरीके से इसका पोस्चर दिखाई दे रहा था, लगता है हर कीमत पे जियान को रोकना ही चाहता है और इससे उसकी भौहें से उठ जाती हैं। जियान बोलता है बुड्ढे मुझे ज्यादा पुश मत कर। इससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़े, हमें यहाँ पे ऑथर के सस्ते नजर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब तक जैसे वो ओल्ड मैन कह रहा था ये आगे उसे बता रहा है ब्यूटीफुल वुमन के रूप में। लेकिन तुम्हारा भाई भी जिद्दी है, जब तक हमारा बिल्कुल ही काम नहीं चलने वाला हम इसे लगातार बुड्ढा मानेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू। बेसिकली जियान ने रियलाइज नहीं किया था कि ये बुड्ढा इमोर्टल रियम से आया है। उसे ये नई कॉन्टिनेंट का नेटिव गार्डियन समझता है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो बिना पीछे मुड़े यहाँ से 9 तो 11 हो जाता। बात करने का सवाल ही नहीं है। दूधी कॉन्टिनेंट के चारों कॉन्टिनेंट्स के साथ एक टाइम पे इमोर्टल रियम बहुत छोटी जगह थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कई लोअर प्लेन्स को मैनेज करने लगे। हालांकि इलाका अब भी इनका बहुत छोटा होता है, लेकिन इनकी खास डिस्पोजिशन की वजह से इंसान इन्हें पसंद करते थे। इन्हें मौका दिया जाता है कि दुनिया को रूल करने का। होती है जिंग के साउंड। उस बुड्ढे ने अपने हाथ की जेट स्वॉर्ड को घुमा दिया था। एक सफेद रंग की लाइट भी निकलती शूट होती है जियान की तरफ, क्योंकि जियान का फाइट करने का इरादा नहीं था। उससे लाके बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो बस प्लेन कोर को अपने साथ ले जाना चाहता था। पैरों के नीचे इकट्ठी होती है उसकी दुखी और वो लाइटनिंग बोल्ट की तरह शूट हो जाता है। ये देख के ओल्ड मैन को राके बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। थ्रम 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 के साउंड साथ फैलती है टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। हवा में कंडेंस हुई थी हजारों लाइट बीम्स। इन रेजर शार्प फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान सहाय करता है। फाइनली रिलीज होने लगते हैं उसके कोर इंस्क्रिप्शन पैटर्न्स। वो इस फॉर्मेशन को खोलने की कोशिश करने लगा था। वहीं पे जो लाइट बीम्स होती है ये इससे पहले जियान के 1000 मीटर के दायरे में एंटर भी कर पाती। एक नीले रंग की लाइट सील क्लैंक 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 की आवाजों के साथ इन सबको ब्लॉक कर देती है। वो बुड्ढा वॉइस कोड के बोलते अजीब है, ये टॉर्ट और शेल इतना मजबूत कैसे है। मेरे अटैक्स ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे बारिश पत्थरों से टकरा रही हो। बैक्शा की लोअर बॉडी जो कि जियान को प्रोटेक्ट कर रही थी उस बुड्ढे को एक्सट्रीमली मिस्टीरियस लगती है। आखिरकार वो था एक रिनकार्नेशन एक्सपर्ट, फिर उसे एक इरशाद दोशान ने कैसे रोका।
वो चेंज करता है अपनी हैंड सीज को और बोलते हैं हाउ यू अरे इम्प्रिजन। उसके चारों सिल्वरी लाइट जागती हैं। ये हजारों सितारों में बदल के चली गई थी जियान की तरफ। इस बुड्ढे के ध्यान को भटकाने के लिए जियान अपने रूलर को बाहर निकालता है और फिर स्लैश करके बोलता है तो फिर ये देखो द सेवंथ ऑर्डर स्काई ब्रेकिंग रूलर। शावो 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 के साथ सात ब्लेड्स इकट्ठे होते हैं। ऑलिव एनर्जी से बने हुए ब्लेड्स काफी ग्रैंड लगते हैं, लेकिन यह जानबूझ के उनमें ज्यादा पावर नहीं डालता। आखिरकार जियान अब अकेला नहीं था। हम उसके एंडलेस फायर टेरिटरी की लॉर्ड होल्डिंग की आइडेंटिटी को भूल नहीं सकते, इसलिए जियान अपने आप को ज्यादा उभर कर नहीं दिखाना चाहता। वो लो लेवल की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस बुड्ढे को भटकाता है। वो ओल्ड मैन वेव करता है अपने हाथ को, एक एनर्जी का सैलाब जियान के अटैक से निकल लेता है। वो ट्विस्ट करके बोलता है कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। जियान अपने चेहरे पे तुरंत ही गुस्से को लेके आया था। वो फिर से बोलते हैं मुझे ज्यादा पुश मत करो। इमोर्टल लियम को फालतू में प्रोवोक करना ये एंडलेस फायर टेरिटरी के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, खासकर जब उसे प्लेन के कोर को ही प्रोटेक्ट करना हो। खैर क्योंकि जियान ने कोर को काफी तेजी से रखा होता है, वो बुड्ढा देख नहीं पाता कि ट्रेजर क्या है, लेकिन जो प्योर प्राइमोर्डियल एनर्जी इसमें से रेडिएट हो रही थी वो उसकी खतरनाक वैल्यू को बताती है। वो जियान से दोबारा कहता है हैंड ओवर। तभी जियान के चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे आए थे जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो इमोर्टल रिम के सेंटर से याद करता है एक फेमस फिगर को और तेजी से चिल्ला के ये बोलता है योर मैजेस्टी चाहिए क्या ये आप हो। शब्दों को सुन के वो व्हाइट रोड में एकदम स्टार्टल्ड हो गया था। उसकी पूरी बॉडी स्टिफ पड़ जाती है। वो बोलता है योर मैजेस्टी, रिफ्लेक्सिवली पीछे मुड़ा था। हाउएवर पीछे वेल वहाँ कोई नहीं होता। एट द सेम टाइम उसने जिस अरे को फैलाया था गूंजी थी उसमें क्रैक की साउंड। तुरंत ही बुड्ढे के एक्सप्रेशन गुस्से से भर जाते हैं। वो धारता है थीफ, तेरी मुझे ट्रैक करने की हिम्मत हुई। बाय द डिक्री ऑफ फेरी मून पैलेस मैं तुझे आज अरेस्ट करूंगा। पैरों के नीचे फ्लिकर होती है लाइटनिंग और वो किसी वॉकिंग डिजास्टर की तरह जान का पीछा करने लगा था। इस बुड्ढे की वजह से जान भी हेल्पलेस होता है। उसकी डायरेक्टली दूसरी कॉन्टिनेंट लौटने की हिम्मत नहीं होती। वो चक्कर लगाने लगता है ये नई कॉन्टिनेंट के। आखिरकार अगर इस बुड्ढे ने उसे ट्रैक कर लिया तो जियान की परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। शायद जियान को इशूज है कि नहीं फेस कर रहे हो, लेकिन वो खुश था। बेसिकली इस ट्रिप ने जियान को माला माल कर दिया था। उसे न ही सिर्फ कोर मिला होता है बल्कि बैक्शायर ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस भी उसने हासिल करी थी और तो टायरेंट की लोअर बॉडी जिसे हम बैक्शिया हस्क बोलेंगे ये एक फोर्थ इनकार्नेशन के स्ट्राइक को भी सह सकती थी। सीन चेंज होता है। ये एंडलेस फायर टेरिटरी की मेन हॉल की बात थी जहाँ गार्डियन क्लैन की लीडर फैंग वानर और शाओ ज़ीफन के साथ साथ बाकी 3 मिस्ट्रेसेस खड़ी होती हैं। ये होते हैं कई हाई लेवल के ऑफिशियल्स। फैंग वानर बोलती हैं शाओ क्लैन के मैटर को शांत होने में प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर हम चीजों को ऐसे ही बने रहने देते हैं तो इससे हमारे लिए इश्यूज और बढ़ेंगे। शाओ ज़ीफन अपने सिर को हिला के कहते हैं शाओ क्लैन के दागे बहुत गहरे हैं। अभी के लिए सीनियर डीमन एम्पर और सीनियर सोल ईटर वो ऑलरेडी हमारी हेल्प कर रहे हैं, तब तक कोई गलती नहीं कर सकते। हमें कम से कम वहां तक का इंतजार करना चाहिए जब जियान फाइनली रिइंकार्नेशन तक पहुंचेगा। आखिरकार पेशेंस बहुत जरूरी है। शाओ क्लैन के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। कोई बोलते एल्डर ज़ीफन आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एलिन सुंदर म्यूइंग भी नोट करते हैं। बेसिकली अभी के लिए दोनों ही कॉन्टेंट्स की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इन्हें बस इंतजार करना था जियान के वापस लौटने का। तीनों ही बीवियों को कोई डाउट नहीं होता है क्या जियान प्लेन के कोर को वापस लेके आएगा। अगर प्लेन का कोर योनाई कॉन्टिनेंट में मौजूद है तो जियान उसे जरूर ऑब्टेन करेगा। एक एक करके सबके चेहरों पे फिर होती है स्माइल्स। एंडलेस फायर टेरिटरी की अभी की प्रॉस्पेरिटी को लोग बड़े आराम से देख सकते थे। इन्हें अब बस सही डिसीजन लेने की जरूरत होती है। ये बात होती है 1 महीने के बाद की योनाई कॉन्टिनेंट के जंगल के बीच में जहाँ पे पत्थरों से बने हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। वो ओल्ड मैन जो कि जियान का पीछा कर रहा था वो फाइनली गिव अप कर देता है। हालांकि फ्यूरी अब भी उसकी आंखों में जल रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जियान की मूवमेंट्स कुछ ज्यादा इल्यूसिव होती हैं जैसे जन्मजात भगोड़ा हो। ओल्ड मैन भौं से उड़ के बोलता है और अजीब है, मैं इससे मून पैलेस की एनर्जी को क्यों फील कर रहा हूँ। फिर वो फाइनली साय करके यहाँ से गायब हो जाता है। फिर जिस पहाड़ के आसमान में अपीयर हुआ था उसी माउंटेन के नीचे जियान मौजूद होता है। उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन बताता है कि जा चुकी है। जियान कहता है फाइनली फ्री हो गया, अब मेरा फ्लेम मंथ फर्स्ट एयर में एंटर कर चुका है, यानी कि अब रिइंकार्नेशन ब्रेक थ्रू करने का समय आ चुका है। जैसे उसने अपनी हथेली को खोला था अपीयर होता है गोल्डन स्क्रॉल जिसमें से खतरनाक स्पेस एनर्जी की रिपल्स फैलने लगती है। ये एक स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल था जैसे एंडलेस फायर टेरिटरी के रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स ने बनाया होता है। ये शॉर्ट रेंज की स्पेस टाइम ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल होता है। बस इसका एक फ्लॉ था, इसके लिए प्रॉपर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, मतलब जहाँ जा रहे हो वहाँ के कोऑर्डिनेट्स। अभी दोनों दुनियाओं के बीच का पुल बस जियान था। वो जैसे उस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल में अपनी एनर्जी को भेजता है वेंगोम की आवाज साथ बनता है स्पेस पोर्टल। गोल्डन वॉर्टेक्स में जियान शूट हो जाता है। सीन होता है चेंज। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पूरी इंसानों की दुनिया में थोड़ी सी वॉर और इविल रेस के खिलाफ
खिलाफ बैटल्स की गूंजें अब भी गूंज रही थी। लेकिन ऐसी उथल पुथल ने नई स्ट्रेंथ को भी जन्म दिया होता है। काउंटलेस टैग फ्लरिश करते हैं। जियान की लीडरशिप में एंडलेस फायर टेरिटरी तूफान की तरह राइज होती है। इसका इन्फ्लुएंस इतना टेरिफाइंग हो गया था कि बाकी के रियम से भी पावरफुल लोग खींचे चले आते हैं। इस एंडलेस फायर टेरिटरी नाम के विशालकाय पेड़ के नीचे और जियान के नाम की रिस्पेक्ट के लिए इस ओवरलॉर्ड फोर्स से जुड़ने के लिए तैयार थे। एक यंग 8 साल लॉर्ड जो कि ऑलरेडी रिनकार्नेशन लेवल के बींग्स की रिस्पेक्ट को हासिल कर चुका है। सबको जियान के फ्यूचर लिमिटलेस लगता है। नेचुरली जब एंडलेस फायर टेरिटरी ऐसा बहीमत बनता है तो बाकी प्लेन्स की जो मेजर फोर्सेस थी उनकी आंखें ग्रीड और एनवी से भर जाती हैं। आखिरकार होली सी जो कि एंजल किंगडम और पोप जैसी एंटिटीज के अंदर बाकी की पावर से डिवाइन प्रोटेक्शन को पा देते। लेकिन एंडलेस फायर टेरिटरी की ऐसी जड़ें नहीं थी। ये सतह पे बस अकेला खड़ा होता है, एक टेम्पटिंग टारगेट। ऑफ कोर्स कुछ जानकार लोगों को सोइटर लॉर्ड और डीमोनिज्म का डर होता है, लेकिन जो नहीं जानते थे वो इन्हें बस मिथ समझ के डिसमिस कर देते हैं। इनकी एम्बिशन और बढ़ जाती है। हाउएवर जियान की तीनों मिस्ट्रेसेस के खतरनाक रूल के अंदर डोरी के चारों कॉन्टिनेंट्स रियूनाइट हो जाते हैं। जो सेक्स सस्पिशियस थे और भारी दुनिया की पावर्स, इन सबको एक्सपेल किया जाता है जिससे दोदी कॉन्टिनेंट के खतरे एलिमिनेट करे जा सके। एंडलेस फायर टेरिटरी अपनी अलर्टनेस को कभी नहीं खोता। ओकेजनली एंशिएंट क्लैंस को रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स थे, ये सुप्रीम आइडल सबको डराने के लिए एंडलेस फायर टेरिटरी में अपीयर हुआ करते थे। इनकी प्रेजेंस उन घुसपैठियों के दिलों को कपा के रख देती है। 3 दिनों के बाद जियान फाइनली प्लेन कोर के साथ वापस लौटता है। प्लेन कोर को डिलीवर करता है फैंग वार्नर और बाकी रिइंकार्नेशंस को, जो कि तुरंत ही दुखी कॉन्टिनेंट के प्लेन को अपग्रेड करने में लग जाते हैं। फिर वो इस हलचल से थोड़ा दूर हो गया था। वो एक शाम से पहाड़ को ढूंढ के अपने फ्लेम मंत्रा की फर्स्ट ड्रीम और टैरेंट ड्रैगन बॉडी को समझता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब इसी पहाड़ के ऊपर जियान को एक झरने के किनारे बैठे हुए देखते हैं। चारों तरफ फैली थी वज़े और मिस्ट। ऐसा लगता है जैसे जियान हर एक सांस से उस लिक्विड एनर्जी को अपने शरीर में खींच रहा हो। वो साइन ड्रैगन्स के सुसुई त्वचा के नीचे छिपे होते हैं। ये पल्स होते हैं उस एंशिएंट और मिस्टीरियस पावर से। जियान को से कहता है फेंजू के फर्स्ट ड्रीम की पावर। ये सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मेरी फाउंडेशन अब और भी स्थिर महसूस होती है। मेरा फिजिक ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल। मेरी होली फ्लेम पहले से ज्यादा इंटेंस जलती है। साथ में अजीब सा फ्लेम कलर जो कि मेरे सीने में फॉर्म हो रहा है। इसकी एनर्जी ऑलरेडी एर्सा दोशान के पीक तक पहुंच चुकी है। अगर मैं बैक्शा की ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करता हूँ तो सीधे रिइंकार्नेशन बींग्स का सामना कर पाऊंगा। तो उसकी उंगलियों में एम्बर कलर के छोटे छोटे ड्रैगन्स कॉइल कर रहे थे जैसे उसकी पूजा कर रहे हो। लेकिन तभी उसके चेहरे पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैक्शा ड्रैगन किंग से उसे जो वाटर एट्रीब्यूट मिला होता है विज्ञान का उसे मास्टर करना बाकी था। उसके हाथ में वुड ठंड और फायर का अच्छा कंट्रोल होता है। वो हल्की आवाज में कहता है डियन रिंग। इसके साथ साथ होली फ्लेम उसकी एंशिएंट रिंग को ढक लेती है। जब फ्लेम मंत्रा का पहला रिन अवेकन हुआ था उसे इस एम्पर यान रिंग से कुछ गहरे सीक्रेट्स फील होते हैं। वातावरण में सुनाई देती वैंग बजिंग की आवाजें। जियान की फ्लेम रिंग ट्रैम्बल होती है। इसमें से एक पीले रंग का स्क्रॉल बाहर आया था। जियान की नजरें जिस प्लेस के ऊपर जाती हैं चेहरे पे शौक दिखाई देता है। वो कहता है फायर एट्रीब्यूट का स्क्रॉल। वेट, ये एक मिड टियर की इमोर्टल आर्ट है। इसी पर उसके माथे के बीच में क्लैन लाइंस भी अपीयर होने लगती है। फाइनली उसके रिंग और इन क्लैन लाइंस के बीच में एक एंशिएंट और डीप कनेक्शन बनता है। जियान हाथ को क्लेंच करके बोलता है ये फ्लक्चुएशंस ये मुझसे क्या कहना चाहती हैं? क्या शाओ क्लैन की डिसअपीयरेंस से जुड़ा हुआ है या परहैप्स मेरे मास्टर तोशे एम्परर से? सीनियर शाओ ज़ुआन के रिजरेक्शन के बाद वो गायब हो गए और 10 टेंपल यामा ये भी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, सब मेरा इंतजार करो। उसकी आंखें देखती हैं दूर होराइजन की तरफ। वहाँ मौजूद होती है ऐसी दुनिया जिसे बस ट्रू पीक पावर हाउसेस ही टच कर सकते हैं। रिइंकार्नेशन, जब वो फाइनली इस रियल में जाएगा उसके पास उन मिस्ट्रीज को छूने का राइट होगा। जहाँ से कुछ ही दूरी पे 2 और फिगर्स खड़े होते हैं। ये म्यूइंग और जूनर थे जो कि चुपचाप से उसके सिलुएट को देख रहे थे। यिंग कहती है हाल ही में और भी सेटल हो गए हैं। जूनर स्माइल के साथ रिप्लाई करती है लेट्स गो। चलो ब्रदर जियान को फायर टेरिटरी की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाए। तैयारी कीजिए आगे किस टाइप की। दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। पहले जियान भी रिकवर होता है और मुड़ता है इन दोनों की तरफ। वो खड़े होकर ग्रीट करता है दोनों मैडम्स तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या क्या तुम अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो? म्यूंग ही करके बोलती है तुम सपने देखते रहो। वो अपनी जुल्फों को संवारती है। वहीं पे जूनर वॉर्म आवाज में कहती है ब्रदर जियान वर्ल्डलेस फायर टेरिटरी फ्लरिश हो रही है। दुखी कॉन्टिनेंट का अपग्रेडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जब मामला खत्म होगा तो पूरा कॉन्टिनेंट ही असेंड होगा और लोग हायर कल्टिवेशंस को हासिल कर पाएंगे। एक काम आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। जियान नॉड करता है और पूछने लगता है बाकी के मेंटर्स को। यहाँ कुछ समय के बाद हंसियों की आवाजें गूंजने लगी थी। एक समय की बात होती है जब एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर से एक 8 रंग का और आसमान में उठा था जिसने
तीनों के ध्यान को खींच लिया होता है। इस कलरफुल एनर्जी को सेंस करके म्यूइंग के एक्सप्रेशंस थोड़े से टाइट हो जाते हैं। वो कहती और ये सिस्टर काइलिन का सिग्नल है, हमने टेरिटरी को पहले से फोर्टिफाई कर दिया है, मतलब सेफ, अब भारी दुनिया से कोई और थ्रेट होना नहीं चाहिए। फिर ये सिग्नल क्यों आया? लूथर कहती है चलो चलते हैं, सिस्टर काइलिन के पास जरूर कोई जरूरी खबर होगी। बिना हेजिटेशन के तीनों के फिगर्स फ्लिकर हुए थे। ये टूटे हुए तारों की तरह शूट हो जाते हैं एंडलेस फायर टेरिटरी के हार्ट की तरफ। ये जैसे एंटर होते हैं ग्रेट हॉल के अंदर, एक अजीब सा नजारा इनका इंतजार कर रहा था। एक व्यक्ति जिसके पीले रंग के बाल होते हैं, इसका पहनाव काफी पिक्यूलियर था। बेसिकली इसने जो रोब पहन रखी थी वो सूखे हुए पीले पत्तों से बनी होती है। उसके पतले से कान लंबे होते हैं और बाल बिल्कुल कोमल वेलवेट जैसे। नाक भी लंबी और शार्प थी। बेसिकली इसका ऑरा इतना मिस्टीरियस था, इसे ना ही इंसान कहा जा सकता था ना ही डीमन। ये कुछ और होता है। जैन जिसकी खुद की कल्टिवेशन इर्शाद दोशन मिड स्टेज की थी, वो भी एक ही बार में इंस्टिंक्चुअली इसे थोड़ी अलर्टनेस को फील करता है। इसके बारे में कुछ अलग था। शायद जिस माइंड में जान भी एंटर हुआ था, वो व्यक्ति भी उसकी तरफ देखता है। आंखों में एक लाइट फ्लिकर हुई थी। वो सोचता है कि अजीब हो रहा है, मैंने ऐसे एग्जिस्टेंस को कभी देखा क्यों नहीं। वो तब भी तुरंत ही खड़ा होकर जान की तरफ बाव करता है। वो अर्जेंसी से भरी आवाज में कहता है एंडलेस फायर टेरिटरी की लॉर्ड हो गए मास्टर जियान। जान भी हल्का सा नोट करता है। फिर वो काम एक्सप्रेशन के साथ देखता है काइलिन और फ्रैंक बंदर की तरफ, जो कि दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। जियान पूछता है कौन है ये? काइलिन अपने सिर को हल्का सा हिला के बोलती है ये स्पेसिफिकली तुम्हें ढूंढने के लिए आया है, हम भी सेंस नहीं कर पाएंगे कहाँ से अपेयर हुआ। ये बेसिकली 1 महीने पहले वॉइड में से हमारी टेरिटरी के ऊपर दिखाई दिया था। इसका वो अनस्टेबल ऑरा बता रहा था कि हैवी स्पेशल डैमेज से सफर कर चुका है। हमने उसे आराम करने के लिए बोला, लेकिन तब भी वो तुमसे तुरंत ही मिलना चाहता था। नॉर्मली ऐसे अजनबियों को काइलिन कभी जान के पास नहीं आने देती, लेकिन इस व्यक्ति के ऑरे के बारे में उसे कुछ फैमिलियर फील हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही जान को बुलाती है। वो येलो हेडमैन तुरंत ही कदम आगे बढ़ाता है और रिस्पेक्टफुली अपने हाथों को पास लाके कहता है लॉर्ड जियान, इस तरीके से अपियर होने के लिए माफ करना, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं फायर एल्फ क्लैन से जूशन हूँ। जिस मोमेंट में शब्द फायर एल्फ उसके होठों से निकलते हैं, हॉल में फैलता है एक अजीब सा माहौल। कई लोग एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। इवन जियान की वहां से कुट जाती हैं। वो कहता है एल्व्स। क्या इसने अभी फायर एल्व्स बोला? एल्व्स, इनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ। फैंग बंदर थोड़ा याद करके एक्सप्लेन करती हैं। ह्यूमन और मैजिकल बीज के अलावा एल्व सबसे मिस्टीरियस रेसेस में से एक है। ये वो बींग्स है जिन्हें नेचर खुद प्यार करता है। ये जन्म लेते हैं हेवन और अर्थ की एनर्जी से, वहीं पे सूरज और चंद्रमा इन्हें नरिश करता है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में इनकी कई ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। कुछ एंशिएंट मैजिक पावर की स्टडी को करते हैं, तो कईयों को जंगलों में रहना पसंद है। फिर उस जूसरिंग की तरफ देखे क्यूरियोसिटी के साथ कहती हैं, और कुछ ये चार्म और एलिमेंटल एफिनिटी में एक्सेल करते हैं। जूशन के एक्सप्रेशन सोलम थे। वो सिर लाके बोलता है प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लॉर्ड जियान मेरी लिनेज फायर एल्व्स को बिलोंग करती है। पहले वॉइस रिकॉर्ड के बोलती द फायर एल्व्स। मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में इनके बारे में पढ़ा है। ये एल्वन काइंड की सबसे हाईएस्ट ब्रांचेस में से एक है, जिन्हें फ्लेम का मास्टर कहा जाता है। हालांकि इनकी फ्लेम होली फ्लेम से कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन इनका फायर पाथ ये यूनिक है। ये इतना खास है कि इवन इनकार्नेशन के एक्सपर्ट्स भी इनकी टेक्निक से डरते हैं। जियान के एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। वो बोलते थे फायर एल्व्स। तो बताओ क्या तुमने कभी शाओई के नाम के बारे में सुना है? शाओई के बारे में बात करते हुए जियान की वॉइस ट्रेम्बल होती है। आखिरकार अपने इस भाई से मिले हुए उसे काफी समय हो चुका था। जियान के लिए शाओई बच्चा ही था जो कि फायर एल्व्स को ढूंढने के लिए गया। खैर इन शब्दों पे जूशन की आंखें खुली रह जाती हैं। साथ में दिखाई देती है एक अंडरस्टैंडिंग भी। वो बोलते हैं लॉर्ड जियान, मैं प्रिसाइजली लॉर्ड शाओई के ऑर्डर्स पे यहाँ पे आया हूँ। वो एक गहरी सांस लेके कंटिन्यू करता है। हमारे फायर एल्व्स में बेसिकली 3 ग्रेट ट्राइब्स है। हर 100 सालों में सुप्रीमेसी के लिए कम्पीट करते हैं। उस कॉम्पिटिशन से डिसाइड होता है कि फ्लेम किंग का अगला सक्सेसर कौन बनेगा। लॉर्ड शाओई वो हमारे रियल में कई सालों पहले लौटे थे। अपने साथ कैरी करते हैं न्यू बॉर्न होली फ्लेम एम्ब्रियो को, और साथ में हमारे लिनेज के सीक्रेट्स भी होते हैं। उनकी लीडरशिप में हमारी जो सबसे कमजोर ट्राइब थी वो तेजी से राइज होने लगी। हालांकि हमें परेशानियां बहुत हुई, लेकिन लॉर्ड शाओई डटे रहे। बाकी की 2 ट्राइब्स जिनमें से वो भी है जिनके पास रॉयल एल्वन ब्लड है, वो भी लॉर्ड शाओई से डरने लगे। फिर हमें सरप्राइज करने के लिए दोनों ट्राइब्स एक अलायंस को बनाती है। अब वो ग्रेट कॉम्पिटिशन पास आ चुका है। हमारे पास पर्याप्त एक्सपर्ट्स नहीं है। हमें डर है कि लॉर्ड शाओई के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस बात को सुन के जियान की आंखें पैनी हो गई थी। उसका ऑरा फ्लक्चुएट होता है। वो कहते हैं तो तुम यहाँ पे इसलिए हो। जूशन सर झुका के रिप्लाई करता है यस माय लॉर्ड। हमारी ब्रांच के एल्डर्स को मालूम पड़ा कि यंग लॉर्ड शाओई और आपके बीच में डीप कनेक्शंस हैं। हालांकि लॉर्ड शाओई ने आपको डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था, लेकिन हम इस खतरे को इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसलिए भले ही पनिशमेंट का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं आपसे मदद की भीख मांगने आया हूँ। हम चाहते हैं कि
कि आप लॉर्ड शाओई की फायर एल्फ के पेट्रिया की पोजीशन को हासिल करने में हेल्प करें। इन शब्दों को सुनकर जियान कुछ समय तक तो शांत रहता है, फिर वो एक लो और कोल्ड आवाज में कहता है, तो क्या सच में उसकी विश है या फिर तुम्हारे क्लैन का डिसीजन? जूशन रिप्लाई करता है, नहीं, ये हमारा है। लॉर्ड शाओई कभी नहीं चाहेंगे। बस बात ऐसी है कि अगर वो हार जाते हैं तो हमारी पूरी ब्रांच को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। बाकी दोनों ट्राइब्स के कैंडिडेट्स ऑलरेडी रिइंकार्नेशन लेवल पे हैं। वहीं पे लॉर्ड शाही अभी तक वो स्टेज तक पहुंचे नहीं है। इनका टैलेंट अनमैच्ड है, लेकिन हमारे पास नंबर्स का साथ नहीं है। माय लॉर्ड, अगर हम खत्म हुए तो इवन लॉर्ड शाहू की ब्लड लाइन भी सर्वाइव नहीं कर सकती। जन के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट होते हैं। वो कहता है, लड़का इतने कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये सच में एक्सपेक्टेशंस के बाहर है। वो फिर खड़ा होता है अपनी सीट से और गूंजती है उसकी तेज हंसने की आवाज। हा करके बोलते हैं, फाइन, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। हॉल में एक जोश का माहौल भर गया था और लोगों की आंखों में रिलीफ के साथ साथ चिंता भी दिखाई देती है। वो जोशन भी गहरी सांस छोड़ के बोलता है, लॉर्ड जियान, हम फायर एल्प्स की दुनिया हिडन स्पेस में मौजूद है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग चैनल का भी इस्तेमाल करके ट्रेवल करते हैं तभी कम से कम 10 दिन का समय लग जाएगा। और तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने के लिए हमें आपके डोमेन के रिइंकार्नेशन पावर हाउस की जरूरत होगी। जियान हाथ वेव करके बोलता है, समझ गया। इस मैटर को हैंडल करेंगे फेंगला और बाकी के लोग। जियान जानता था कि फायर एल्प्स को चिपके रहना पसंद है अपनी सेफ्टी की वजह से। ये समय के साथ साथ इंसानों से और भी दूर होते गए। 10 दिन का डिले बिल्कुल रीजनेबल था। हाउएवर अभी फैंग बंदर की भौहें सिकुड़ी होती हैं। वो कहती है, फायर एल्प्स की दुनिया बड़ी खतरे में हो, लेकिन जियान तुम जानते हो कि हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी की सिचुएशन भी काफी डेलिकेट है। हम अपने किसी भी कोर मेंबर को लूज नहीं कर सकते। तीनों मिस्ट्रेसेस और सीनियर एक्सपर्ट्स के पास अपने अपने जरूरी काम है। इस ट्रिप में तुम्हें अकेले जाना होगा। यहाँ स्माइल करके बोलता है, ठीक है, मैं अकेला ही काफी हूँ। धीरे धीरे समय निकला था। ये 10 दिन की शांति होती है। इस टाइम में जियान रिट्रीट में चला जाता है। वो अपनी स्टैंड को और भी स्टेबलाइज कर रहा था। अब उसका आर्सनल यानी कि तरकस गहरा हो गया होता है। इसमें फायरवुड, थंडर और डेंजरस डेवल पावर होती है। एंडलेस फायर टेरिटरी की वास्ट रिसोर्सेज की वजह से अब उसके पास 3 इमोर्टल लेवल के स्कोर्स आ चुके थे। इनमें एक वुड एट्रीब्यूट की टेक्निक थी, दूसरी थी थंडर एट्रीब्यूट की, फिर वो मिड टियर इमोर्टल आर्ट जो उसे फ्लेम रिंग से मिली होती है। अभी की सिचुएशन को संभालने के लिए स्टैंड काफी थी। जब उसे जरूरत होगी और भी स्ट्रॉन्ग चीजों की तो उनकी तलाश खुद करेगा। जहाँ तक बात रही उसकी एल्केमी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की, तो टेरिटरी चाहे कितनी भी माला माल हो जाए, इन चीजों में ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं होता है। कल्टिवेशन बेस्ड हो या फिर कॉम्पैट बेस्ड, तो सोल टेक्निक्स का मिलना बहुत रेयर था। लेकिन तब भी जियान की स्ट्रेंथ मॉन्स्टर्स होती है। हालांकि उसका लेवल तो रहता है मिड ए स्टार ही तक, लेकिन कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ गई होती है। जियान से बराबरी के रैंक के कल्टिवेटर्स बिल्कुल कंपेयर नहीं करे जा सकते थे। हम सीधा फोकस करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब जियान एक चमकते हुए पोर्टल के सामने खड़ा होता है। बगल में जूशन था जिसका एक्सप्रेशंस काफी सोलम थे। जियान हल्का सा पीछे मुड़ के बोलता है कि योगी स्पेशल तैयार है, मैं एंडलेस फायर टेरिटरी को आप सबकी केयर में सौंपता हूँ। समय कम होता है और क्योंकि जियान नहीं चाहता कि उसके जाने की खबर फैले, इसलिए बस वो बहुत भरोसेमंद ही लोगों को यहाँ पे लाया था। पीछे खड़ी तीनों वुमन बोलती हैं, डोंट वरी। उनके साथ मौजूद टेरिटरी के कोर मेंबर्स रिस्पेक्टफुली बाव करते हैं। इस पोर्टल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंडलेस फायर टेरिटरी ने बहुत सारी मैन पावर और रिसोर्सेज लगाए थे। इस समय के दौरान इन्हें भारी दुनिया का भी ध्यान रखना होता है जिससे घुसपैठियों को आने से रोका जा सके। और जियान की प्रोटेक्शन के लिए लोग उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन अंत में जाके उन्हें यहीं रुकना पड़ता है। जियान भी हेस्टेट नहीं करता। वो जूसन से बोलता है, लेट्स गो। गूंजती 2 वुश वुश की आवाजें। ये दोनों स्पेस शैल के अंदर शूट हो जाते हैं। जो तीनों बीवियां जियान के फिगर को गायब होते हुए देखती हैं, उनके दिलों में एक दर्द सा उठाता, लेकिन इस चिंता के नीचे होती है डिटर्मिनेशन। जूनर फुसफुसाती है, वो हमेशा अकेला ही जाता है। चलो हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, स्ट्रॉन्ग कि हम उसके साथ खतरों को फेस कर सकें। बाकी सब ने नोट किया था। सीन शिफ्ट हुआ था। ये वही एंडलेस वॉइड टनल थी जिसकी दीवारें सिल्वरी लाइट से ढकी होती हैं। हालांकि जियान ने अब तक कई स्पेस पोर्टल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस शैल की एनर्जी काफी ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन तब भी जियान चौकन्ना रहता है। उसकी फ्लेम चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर को बनाती है जिससे स्पेस के उस सफोकेटिंग प्रेशर को रोका जा सके। जियान जोशन की तरफ गया था जो रिस्पेक्टफुल टोन में कहता है, लॉर्ड जियान, हमारे फायर एल्फ के हेडक्वार्टर्स ये आसमान के समुद्र के नॉर्थ में है। ईस्ट, वेस्ट और साउथ ये 3 सबोर्डिनेट ट्राइब्स के घर हैं। हमारी टेरिटरी में किसी भी कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। बेसिकली दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। जियान नोट करता है। वो बोलता कम है और सुन ज्यादा रहा है। जोशन में जो अपनी दुनिया की बात करता है उसके शब्दों में प्राइड अलग से फील होता है। एक्साइटमेंट की वजह से उसकी जुबान से ऐसे शब्द फिसल जाते हैं जो कि बोलने नहीं थे। हालांकि उसने कई बातों को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन जियान उसे ब्लेम नहीं करता। फायर एल्फ सच में एक प्रेस्टिजियस और एंशिएंट रेस थी जिसके साथ प्राइड का आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। जियान का ध्यान
जाता है और कहीं पे। वो सोचता है चाहे एल्फ किंगडम हो या फिर बाकी की चीजें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस मैटर करता है शाओई। अगर उसे कोई भी हार्म हुआ तो मैं उस दुनिया में कोलाहल मचा दूंगा। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, बिना किसी वार्निंग की पफ के साथ एक क्रैक बनाता, हम इसमें एक चमकते हुए फिगर को मूव करते हुए देखते हैं। भले इसने खुद को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन साफ तौर पे इंसान जैसा दिखने वाला था। उस पे इस क्रैक में से रिलीज होने लगती है टेरिफाइंग पावर। तुरंत ही जहाँ रियलिटी में लौट आता, उसके एक्सप्रेशन टेंस होते हैं। वो कहता है हम। उसकी पहली नजरें तुरंत ही जूशन के ऊपर जाती हैं। जूशन कांपती हुई आवाज में कहता है, लॉर्ड ये मैं नहीं हूँ, मैं भी नहीं जानता। लेकिन इससे पहले वो और कुछ कह पाता, उस क्रैक में से हंसी की आवाज बाहर आई थी। वो आवाज कहती ही जूशन, तुमने अच्छा किया, तुमने एल्फ किंगडम की एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से फुलफिल किया है, और हमारी भी। स्पेस की रिफ्ट में से दो फिगर निकले थे, एक मेल और फीमेल। इनकी अपीयरेंस काफी ध्यान को खींचने वाली थी। दोनों में से जो मेल होता है उसने नौकर वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, वो भी वुमन की सफेद रंग की ड्रेस। ये ब्यूटी और आइसी एरोगेंस को रेडिएट करती है। चेहरे पे जो हल्की सी कोल्ड स्माइल मौजूद थी, इसमें से सेडक्शन और क्रूरटी की वाइब्स बाहर आ रही थी। इन्हें देख के जूशन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। चेहरा एकदम लाल होता है। वो चिल्ला के बोलता है, यू बेस्टर्ड, तो तुमने एक्चुअली मुझे यूज किया। गुस्से की वजह से उसकी आवाज कांपती है। अपनी दुनिया को उसने अकेले छोड़ा था, जिसे चुपचाप से जियान की हेल्प हासिल करी जाए। किसी और को उसके बारे में मालूम नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके दिमाग में कई चीजें फ्लैश होती हैं। एल्फ की दुनिया का स्पेशल बैरियर इतना मजबूत था कि रिइंकार्नेशन के नीचे का एक्सपर्ट उसके आर पार नहीं जा सकता। फिर ये दोनों इतनी आसानी से यहाँ पे कैसे आए? वेल, इसका आंसर सेल्फ एविडेंट होता है। जूशन की आंखें हौर से भर जाती हैं। वो धारता ये एक ट्रैप था। तुमने मुझे जानबूझ के बाहर आने दिया, जिसमें लॉर्ड जियान को अपने साथ लेके आ सकूं। अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती हैं। बेसिकली षड्यंत्र ये बाकी के दोनों कंप्यूटर्स ने रचा था, जिससे जियान सीधा इनके ट्रैप में फंस जाए। क्योंकि अगर उसकी जियान स्पेशल पैसेज में चली जाती है, तो भले ही फायर टेरिटरी बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन मांगे, वो सिंपली कह देंगे कि स्पेशल टर्बुलेंस की वजह से था। बेसिकली केओस ने जियान को निगल लिया, और क्योंकि शाओई से जुड़ा हुआ है, तो सीधा उसकी ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बस इनकी गलती ये थी कि इनका सामना हो रहा था जियान से। आखिरकार कॉमन सेंस कब उसके ऊपर अप्लाई हुआ है? मेन कैरेक्टर होने की वजह से सारे ऑब्स्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना तो उसका काम है, और हम इसको विटनेस कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बेसिकली यहाँ से शुरुआत हो चुकी है नेक्स्ट आर्क की। अगले एक दो एपिसोड में हमें पूरी सिचुएशन समझ में आएगी, इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे नए कैरेक्टर्स। बट ऑफ कोर्स ये आपके लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती है वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वही भी जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं, तो उनके चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। आप डेफिनेटली ज्वाइन करके हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। और जिनका पेट इससे भी नंबर है, रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब भी साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।